आप सभी लोगों को नमस्कार। आज हम लोग क्लास 12 टर्म 1 झारखंड एकेडमिक काउंसिल का मॉडल सेट नंबर 1 का सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। और ये सॉल्यूशन जो हमारा बेस्ड है वो पूरा एक्सप्लेनेशन बेस्ड है, यानी कि यहाँ पर मैंने कुछ क्वेश्चंस को लिख रखा है और इसको एक्सप्लेन करने के लिए हमने कुछ स्पेस भी छोड़ रखा है ताकि इसको हम लोग डिटेल एक्सप्लेनेशन दे सकें। अब हम लोग चलते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। इससे पहले आपको कहते हैं कि ये जो हमारा वीडियो रिकॉर्डेड हो रहा है सेट 1 का, तो आप क्या करें, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी बच्चों को बेनिफिट मिल सके और वो लोग एग्जाम की तैयारी को अच्छे कर सकें और वहाँ पर जाने के बाद मैक्सिमम क्वेश्चन को बना सके। जितना भी क्वेश्चन होगा अप्रॉक्स सारा मॉडल सेट पर ही आधारित होगा। तो अब हम लोग आगे चलने वाले हैं। लिख रहे हैं कि द नंबर ऑफ एटम्स इन ए बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक शॉर्ट में जिनको बीसीसी कहते हैं यूनिट सेल ऑफ ए मोनो एटॉमिक एलिमेंट्री सबस्टांस इज इक्वल टू। इनका आंसर तो ये बी नंबर का आंसर है, यानी कि 2 होता है। तो केवल आपसे यही क्वेश्चन नहीं पूछ सकता है, जैसे कि आपको यहाँ पर चेंज कर सकता है कि सिंपल क्यूबिक में क्या आंसर होता है, नंबर ऑफ एटम। तो सिंपल क्यूबिक के लिए 1 होता है, बीसीसी के लिए आपको दिया हुआ है आंसर 2 होता है। और हम लोग फेस सेंटर्ड है ना, फेस सेंटर्ड क्यूबिक जिनको बोलते हैं एफसीसी, इनके लिए 4 होता है। या तो इन्हीं का नाम है क्यूबिक क्लोज्ड पैक। तो अगर आपसे एफसीसी पूछा जाए या तो आपको शॉर्ट में जिसको सीसीपी बोलते हैं सीसीपी पूछा जाए तो इसका आंसर 4 ही होगा। और इस तरह के क्वेश्चन हमेशा रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं। तो आपको क्या करना है कि ये वाला जो डाटा लिखा हुआ है कि सिंपल क्यूबिक के लिए आंसर 1 होता है, इसका नंबर ऑफ एटम्स, बीसीसी के लिए 2 होता है, एफसीसी के लिए 4 होता है और जिसको सीसीपी भी कहते हैं तो इसके लिए भी 4 ही होता है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि मोलरिटी ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन कंटेनिंग 40 ग्राम NaOH in 2 लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज। ये जो हमारा क्वेश्चन आप देख रहे हैं ये क्वेश्चन सॉल्यूशन से है और मैं मोलरिटी को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास एक फार्मूला होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट की मोल होती है और डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन की वॉल्यूम होती है और जिसकी यूनिट लीटर में लिखी जाती है। तो हम लोग मोल कैलकुलेट कर रहे हैं, तो मोल के लिए क्या करेंगे, मेरे पास दिया हुआ है 40 ग्राम और NaOH का मोलर मास होता है 40 ग्राम पर मोल। ये मोलर मास जो है क्या होता है कि मोलर मास हम लोग कहते हैं सभी एटम्स के एटॉमिक मास को जोड़ देंगे तो जो सम आएगा उसी को मोलर मास कहते हैं, है ना। लेकिन ये 1 मोल के लिए डिफाइन होता है, इनकी यूनिट होती है ग्राम पर मोल। तो ग्राम यहाँ पे वॉल्यूम बैठाना है 2 लीटर, ग्राम कट जाएगा, 40 कट जाएगा तो हमारा बचेगा 1/2 मोल और ये लीटर ऊपर ले जाएंगे तो बचेगा पर लीटर। तो इसको अगर हम लोग सिंप्लीफाई कर लें तो इसका आंसर होने वाला है 0.5 मोल पर लीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा ये होने वाला है जो कि मैं पहले से ही टिक करके रख चुका हूं ऑलरेडी। दूसरा हमारा क्वेश्चन हो चुका है। अब हम लोग तीसरा देखने वाले हैं। ये क्वेश्चन जो है ये ऑर्गेनिक का क्वेश्चन है और ये हेलो एल्केन से क्वेश्चन है। इसको अगर एक्सप्लेनेशन अगर हम लोग यहाँ पर देखना चाहें तो इसके लिए होता है कि किसी भी अल्काइल हैलाइड यानी RX का रिएक्शन सोडियम मेटल के साथ कराया जाए तो R का 2 मॉलिक्यूल का इस्तेमाल किया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। जब हम लोग ड्राई ईथर हम लोग इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ से ये मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो जाता है और R बनता है और NaX। अब इसको अगर हम लोग बैलेंस करना चाहें तो बैलेंसिंग के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ तो R बैलेंसिंग है, सोडियम 1 है नहीं और यहाँ पर सोडियम 1 है, बैलेंस है, बट यहाँ पर X 2 है, यहाँ पर 1 ही है तो यहाँ पर 2 लगाएंगे, यहाँ पर भी 2 लगाएंगे। ये जो नंबर ऑफ कार्बन एटम को डबल कर रहा है, इस तरह के रिएक्शन को हम लोग ऊर्ज रिएक्शन कहते हैं। ऊर्ज रिएक्शन का सीधा काम क्या होता है कि जब भी अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन
सोडियम मेटल के साथ, ओनली सोडियम मेटल इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर सॉल्वेंट, ड्राई ईथर सॉल्वेंट के प्रेजेंस में कराई जाती है तो नंबर ऑफ कार्बन को ये डबल कर देता है। आप देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये आपका अल्काइल हैलाइड ही है, यानी कि यहाँ पर मिथाइल ब्रोमाइड है आपका, और मिथाइल ब्रोमाइड का रिएक्शन कराया गया है सोडियम के साथ। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक ही कार्बन है, ये तो बैलेंसिंग के लिए दो इस्तेमाल किया गया है, इसको काउंट ना करें। यहाँ पर एक ही कार्बन है, नंबर ऑफ कार्बन एटम यहाँ पर एक है, और यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन एटम दो है, यानी कि डबल हो गया है। जब भी कार्बन एटम डबल हो जाए और सोडियम के साथ रिएक्शन कराया जाए इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर सॉल्वेंट, तो इस तरह के रिएक्शन का नाम है वुड्स रिएक्शन, है ना। तो हमारा आंसर है बी नंबर। आगे हम लोग देखने वाले हैं फोर्थ नंबर, जो कि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है कि व्हेन aqueous solution of NaCl is electrolyzed the product obtained as cathode is। तो यहाँ पे आंसर तो हाइड्रोजन है, बट इसको हम लोग एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं। एक्सप्लेनेशन ये होता है कि जब भी हम लोग NaCl को पानी में इसको डिसॉल्व करवा दें तो ये टूटने लगता है Na+ और Cl-। Cl यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज होने की वजह से ये एनोड की तरफ भागेगा, और एनोड की तरफ भागने से ये Cl2 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर आपको एनोड ऑप्शन होता कि एनोड पे क्या होगा, तो हम लोग क्लोरीन टिक करते, बट यहाँ पे दिया हुआ है कैथोड, इसका मतलब है कि क्लोरीन आंसर रॉन्ग होगा इसमें। अब क्या होता है कि हमारा जो यहाँ पर Na+ बन चुका है, ये Na+ जो है इनका SRP यानी कि स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वाटर से कम होती है, तो क्या होता है कि वाटर फिर से ब्रेक हो जाए, है ना। सपोज ऐसे करें कि वाटर हम लोग ऐसे ब्रेक कर रहे हैं H2O को, तो ब्रेक करने से OH- और H+ होता है। ये प्लस चार्ज है तो प्लस किसके तरफ भागेगा, कैथोड की तरफ भागेगा, और H2 गैस लिबरेट हो जाएगी, ठीक। और ये रिएक्शन करके प्रोडक्ट बना लेगी NaOH। ये डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आपको कराया जा रहा है। यहाँ पर जो मेन प्रोडक्ट बनती है वो NaOH बनता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है। और यहाँ पर देख रहे हैं बहुत बच्चे ऐसे कंफ्यूज कर जाते हैं, यहाँ Na+ आ चुका है तो ये सोचते हैं कि प्लस आने से अब ये कैथोड की तरफ जाएगा, लेकिन यहाँ पर शर्त लिखी हुई है, एक्वस लिखी हुई है। यही अगर मोल्टेन होता, मोल्टेन होने से, चूंकि मोल्टेन में वाटर मॉलिक्यूल नहीं होते हैं, तो ये सोडियम जाता, सोडियम किधर जाता, तब ये कैथोड की तरफ जाता। बट यहाँ पे लैंग्वेज थोड़ा सा ध्यान से आप पढ़ें तो लिखा हुआ है एक्वस सॉल्यूशन। एक्वा मतलब वाटर, वाटर है तो वाटर का SRP ज्यादा होता है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल इन कंपैरिजन टू द Na+ से। तो क्या होता है कि Na+ अब क्या होगा कि ये आगे फर्दर किसी पे जाएगा नहीं, ना ही कैथोड पे जाएगा, ये रुक जाएगा। और यहाँ पर जो वाटर मॉलिक्यूल है टूटेगा OH- और H+। तो H+ के पास प्लस चार्ज आ चुका है, तो प्लस किधर भागेगा, कैथोड प्लेट की तरफ भागेगा, तो आंसर हमारा हाइड्रोजन हो जाएगा। अगला देखिए लिखा हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ओर ऑफ आयरन। ऐसा कौन सा है जो आयरन का ओर है। तो आप मॉडल सेट पे देखोगे तो केवल ये नाम लिखी हुई है, बट हमने नाम के साथ एक्सप्लेनेशन के लिए क्या किया है, फॉर्मूला लिख दिया है ताकि आपको समझने में आसानी हो। जैसे हेमेटाइट, हेमेटाइट ये इनका फॉर्मूला होता है Fe2O3, और इस तरह का जो फॉर्मूला होता है ओर का वो आपको याद करना होता है, ठीक। आप इसको याद कर लें तो ज्यादा बेटर है। और कैसीटेराइट, कैसीटेराइट का होता है SnO2, और डोलोमाइट, डोलोमाइट का होता है MgCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, और बॉक्साइट का होता है Al2O3 या XH2O भी कभी कभी रहता है। तो यहाँ पर आपको पूछ रहा है कि आयरन किस में है, तो फॉर्मूला अगर आता तो बहुत आसान था, लेकिन ये कॉम्प्लिकेटेड हम लोग को क्यों लगता है, क्योंकि यहाँ पे नाम से पूछता है, तो आपको नाम फॉर्मूला वाइज याद करना है। तो आयरन अगर देखें तो हमारा हेमेटाइट में है, तो ये आंसर हो जाएगा हेमेटाइट, जिसको मैंने टिक किया है। ये क्वेश्चन आप देख रहे हैं, द मोस्ट स्टेबल हाइड्राइड ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट इज। अगर ग्रुप 15 एलिमेंट का मोस्ट स्टेबल हाइड्राइड हम लोग की बात करें तो इसको एक्सप्लेनेशन करने के लिए हम लोग थोड़ा इसको मिटा रहे हैं, और यहाँ पर हम लोग इसको डिटेल कर रहे हैं। डिटेल हमारा ये है, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा
कि हम लोग देखते हैं कि नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन के बाद फास्फोरस, फास्फोरस के बाद है ना आर्सेनिक, आर्सेनिक बाद एंटीमनी और बिस्मथ। जब ऊपर से डाउन होते हैं हम लोग किसी भी ग्रुप में पीरियोडिक टेबल पे, तो क्या होता है कि एटॉमिक रेडियस यानी साइज इंक्रीज कर जाती है, साइज इंक्रीजेस, साइज बढ़ चुकी है। और यहाँ पर जो आप बॉन्डिंग देख रहे हैं नाइट्रोजन, जिनको नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच की अगर हम लोग बॉन्डिंग देखें, या फास्फोरस हाइड्रोजन के बीच की बॉन्डिंग देखें, या ASH की बॉन्ड देखें, ASH देखें, या SNH देखें, या BiH देखें, क्योंकि साइज बढ़ने से क्या हो रहा है, यहाँ पर ये जो बॉन्ड है जिनको हम लोग ग्रुप 15 वाले एलिमेंट को हम यहाँ पे दिखा दे रहे हैं E से, तो क्या हो रहा है कि EH बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेस, बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेस। अगर ये बॉन्ड लेंथ इंक्रीज कर रही है तो क्या होगा कि इसको तोड़ने के लिए जो एनर्जी होगी, जिसको हम लोग बोलते हैं बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या होगा, डिक्रीज करेगा। और अगर बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी डिक्रीज करेगा तो तोड़ना उतना ही आसान होगा बॉन्ड को। यानी कि इसमें अगर हम लोग देखें तो देखोगे कि सबसे ज्यादा जो स्टेबल होगा ये वाला होगा, हाइड्राइड वाला। सेकेंड वन इज ये, यानी कि अगर इसको हम अरेंज करना चाहें तो सबसे ज्यादा NH3 की स्टेबिलिटी, बाद में PH3 की स्टेबिलिटी, उसके बाद AsH3 की स्टेबिलिटी, हाँ, और लास्ट में SbH3 की स्टेबिलिटी। अब हम लोग नेक्स्ट फिर से क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन है, Which of the following is not a transition element? तो ट्रांजिशन एलिमेंट को अगर आपको डिटेल में जानना है तो आपको क्या करना पड़ेगा कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको पता होना चाहिए। तो जिनका जैसे हम कहते हैं कि D1 to D9 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा, है ना, आइदर इन एटॉमिक स्टेट और एनी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट, तो ये ट्रांजिशन एलिमेंट होंगे। और जिनमें ऐसा नहीं होगा वो ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होगा। और ये भी याद रख लीजिएगा कि जिनका कॉन्फ़िगरेशन ऐसा होगा कोई स्पीशीज का, तो यही कलर शो करेगा, ठीक। तो यहाँ पर Zn में पूरा भरा हुआ है। Zn का अगर कॉन्फ़िगरेशन आप कर रहे हैं Zn का, तो Zn का कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा आर्गन और 3d10 और 4s2, तो ये पूरा भरा हुआ है। तो भरा होने से ये ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। वैसे भी हमारा ग्रुप 3 to 11 ही ट्रांजिशन एलिमेंट है और ग्रुप 12 हमारा ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा डी। आगे देखते हैं, यहाँ पर देखिए अल्काइल क्लोराइड है, यहाँ पे लिखा हुआ अल्काइल क्लोराइड है ना, Br है, और KOH एक्वस डाला गया है। देखोगे इस वाले रिएक्शन का फंडा, कभी भी आपको अल्काइल हैलाइड हो और यहाँ पर KOH हो और KOH के बगल में लिखा हो ALC मतलब अल्कोहलिक, तो प्रोडक्ट आपको अल्कीन देगा, ये याद रखिएगा। और यही वाला अल्काइल हैलाइड अगर हो, अल्काइल हैलाइड हो और यहाँ पर KOH हो लेकिन यहाँ पर AQ लिखा हो, तो ये अल्कोहल देगा, हैविंग सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम। तो यहाँ पे देखते हैं कि अल्कीन कौन है। तो अल्कीन अगर हम लोग देखें तो हमारा ये अल्कीन है, ये कोई एक्स्ट्रा चीज नहीं रहेगा, केवल अल्कीन ही रहेगा। उसके साथ जैसे यहाँ Br है तो ये ऑप्शन मेरा इनकरेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये होगा। लेकिन यही अगर एक्वस रहता है यहाँ पर तो हमारा आंसर ये वाला होता है, बी नंबर, है ना। तो इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। अगला है कि एन एटम एट द कॉर्नर ऑफ ए यूनिट सेल कंट्रीब्यूट टू द यूनिट सेल। बोलता है कि किसी भी एटम का कंट्रीब्यूशन किसी यूनिट सेल में अगर है, यहाँ पर लिखा हुआ आपका इस जगह पे कॉर्नर पे, तो क्या होगा। तो इनका आंसर होता है 1/8, लेकिन यही आपका रहता है बॉडी सेंटर पे, बॉडी सेंटर, तो इसका 1 होता है कंट्रीब्यूशन। यही रहता फेस सेंटर, तो फेस सेंटर पे कंट्रीब्यूशन 1/2,
यही रहता आपको एज सेंटर। तो एज सेंटर का कंट्रीब्यूशन 1/4। यहाँ पर हम लोग पूरा डिटेल नहीं कर सकते कि कैसे आता है, आप याद करो तो ज्यादा बेटर है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कैन बी इंक्रीज्ड बाय। तो ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला होता है π=CRT, यानी कि ये डिपेंडेंट होगा किस पे, सी पे, कंसंट्रेशन पे और टेम्परेचर पे। देखते हैं यहाँ पे कौन हमारा करेक्ट है। लिखा हुआ है कि बढ़ रहा है, तो अगर हम लोग क्या करें कि इंक्रीज कर दे टेम्परेचर को, तो ये सही लग रहा है कि टेम्परेचर बढ़ाने से प्रेशर बढ़ेगी। यहाँ पर ऑस्मोटिक प्रेशर, क्योंकि पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी और पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी भी होता है। तो कंसंट्रेशन बढ़ने से भी, है ना, कंसंट्रेशन बढ़ने से भी ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ेगी, लेकिन फिर यह ऑप्शन है कि नहीं वो देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखा हुआ है इंक्रीज इन वॉल्यूम, वॉल्यूम से कोई मतलब नहीं है। यहाँ लिखा हुआ है डाइल्यूशन, डाइल्यूटिंग द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन को और भी पतला कर रहा है, तो होने वाला नहीं है। कंसंट्रेशन बढ़ाता तो भी हो सकता था ऑप्शन, लेकिन हमारा ऑप्शन अभी क्या होगा, ए होगा। आगे देखिए लिखा हुआ था मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीजेस। तो सीधा याद रख लीजिए कि मोलर कंडक्टिविटी किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की बढ़ेगी जैसे जैसे हम लोग डाइल्यूशन बढ़ाएंगे, यानी डाइल्यूशन इंक्रीजेस। अगला हमारा जो 12 नंबर है, ये आपको याद करने वाला चीज है। 12 नंबर जो क्वेश्चन है लिखा हुआ मॉन्स प्रोसेस इज अप्लाइड फॉर द प्यूरिफिकेशन ऑफ। तो इसको किसके प्यूरिफिकेशन में इस्तेमाल करते हैं, तो आपको याद करना है कि निकेल के प्यूरिफिकेशन में इस्तेमाल करते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट देखने वाले हैं 12 से क्वेश्चन जो आगे है 13 नंबर। अगला क्वेश्चन है हमारा कोवैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन इन N2O5 इज। तो कोवैलेंसी मतलब सीधा हम मीनिंग समझेंगे कि इसमें बॉन्ड कितना बनाता होगा। तो इसका हम स्ट्रक्चर अगर देखें तो इसका स्ट्रक्चर होता है N डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड, यहाँ माइनस, यहाँ से ऑक्सीजन, यहाँ से नाइट्रोजन डबल बॉन्ड O, यहाँ पे माइनस, ये प्लस होता है, ये प्लस होता है। तो नाइट्रोजन देखिएगा यहाँ से 2 बॉन्ड, एक 3 बॉन्ड, एक 4 बॉन्ड, तो 4 आंसर होगा। और ये मैक्सिमम 4 ही बनाता है, 5 तो ऐसे भी आंसर गलत है। तो ये 2 भी बनाता होगा, 3 भी बनाता है, बट यहाँ पर आंसर हमारा करेक्ट 4 है। आगे देख रहे हैं कि एक्वस सॉल्यूशन ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आयन इज कलरलेस। कौन कलरलेस है, तो मैं आपको बता दूं कि D1 टू, एक मिनट यहाँ देख लीजिए, D1 टू D9 अगर होगा तो ये कलर होगा, और अगर D0 या तो D10 होगा तो ये कलरलेस होगा। ठीक, तो देख लेते हैं टाइटेनियम का। अगर टाइटेनियम का वाला हम देखेंगे तो इसका आएगा, जब हम लोग 3D सॉरी यहाँ पर Ti3+ करेंगे तो 3D1 आएगा, और जब वेनेडियम का हम लोग देखेंगे तो ये आएगा 3D2 आएगा। क्रोमियम का जब हम लोग देखेंगे 3+, तो क्रोमियम का जब हम लोग 3+ देखेंगे तो आएगा 3D, और यहाँ पर 3, और स्केडियम का जब हम लोग देखने लगेंगे तो स्केडियम के आएगा 3D0। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 0 आ रहा है, नहीं तो 0 आने से यहाँ पर ये कलरलेस हो जाएगा, ये ऑप्शन सही होगा। आगे देखिए 15 नंबर। 15 नंबर क्या है कि इस तरह का रिएक्शन कराया गया है, तो आप याद रखें कि RX का रिएक्शन KCl से कराया जाए तो बनता है RCl, लेकिन यही RX का रिएक्शन अगर AgCl से कराया जाए तो RNC बनता है। ठीक, why? Because it is ionic compound और this is covalent, that's why it is formed at RCl और this is formed at RNC। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा Cl वाला, ऑप्शन नंबर बी। आगे हम लोग देखते हैं 16, the percentage of available space occupied by a sphere in a cubic closed packing CCP in 3 dimension। तो कितना ऑक्युपाइड होता है CCP या FCC में, तो ऑक्युपाइड होता है इनका 74%, है ना। सिंपल के लिए, सिंपल में ऑक्युपाइड होता है 52.4%, या हम लोग कभी कभी 52% भी लिखते हैं। BCC के लिए होता है 68%, है ना, और FCC या फिर CCP के लिए होता है 74%। ठीक, और बाकी जो बच जा रहा है वो एम्प्टी स्पेस है या वॉइड है, तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा सी हो गया। बोलता है कि द रिलेटिव लॉगिंग
of vapor pressure in the case of solution of non-volatile solute is equal to the mole fraction of solute. mole fraction of solute के बराबर होता है। तो किसने बताया? तो राउट ने बताया कि P A naught minus P A divided by P A naught, this is known as relative lowering of vapor pressure is XB। तो ये मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉलिड का होता है, किसने बताया? राउट ने बताया। ईएमएफ ऑफ सेल निकालते हैं, तो सेल का जब ईएमएफ निकाला जाता है तो हम लोग लिखते हैं ई सेल, यानी कि इलेक्ट्रोमोटिव निकालने के लिए इज इक्वल टू लिखते हैं कि किसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है, यानी कि यहाँ पर ऑक्सीडेशन दिखाना पड़ेगा निकेल पे पहले। तो निकेल पे ऑक्सीडेशन दिखाएंगे तो लिखेंगे Na2 से चला गया कहाँ पर? Na2 प्लस पे, और प्लस रिडक्शन दिखाना पड़ेगा कॉपर पे। तो ये तो दिया हुआ है, कॉपर पे रिडक्शन गिवन है। कॉपर पे रिडक्शन है क्या है? कॉपर 2 प्लस से जा रहा है कॉपर में। तो हम लोग देख रहे हैं इसका वैल्यू इतना दिया हुआ है नहीं, और ये दिया हुआ कब? रिडक्शन के लिए। हम लोग यूज क्या कर रहे हैं? ऑक्सीडेशन के लिए। तो जब ऐसा हो तो साइन को केवल रिवर्स कर देते हैं, तो प्लस 0.25 वोल्ट प्लस, ये तो सही है दिया हुआ, ऐसा क्या सही है? तो 0.34 वोल्ट। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? इसको जोड़ने से 9, यहाँ से 9, यहाँ से 5, ये प्लस में हो जाएगा वोल्ट। तो ये आंसर हो जाएगा, ये प्लस में होना चाहिए, ये आंसर हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा मॉडल सेट का क्वेश्चन नंबर 19 है। द प्रोसेस ऑफ हीटिंग द ओर इन द एक्सेस सप्लाई ऑफ एयर बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज कॉल्ड। इसको क्या बोलते हैं? तो यहाँ ऑप्शन है कैल्सिनेशन, रोस्टिंग, स्मेल्टिंग और रिडक्शन। तो देखते हैं कि आखिरकार कैल्सिनेशन किसको कहते हैं। कैल्सिनेशन में क्या होता है कि ओर को हीट किया जाता है बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट और इन द absence of air, absence of air या फिर लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर, और यहाँ पर प्रेजेंस ऑफ एयर में इसको हीट किया जाता है, प्रेजेंस ऑफ एयर बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट। और स्मेल्टिंग में क्या होता है कि इनको हीट किया जाता है एबव इट्स मेल्टिंग पॉइंट, प्रेजेंस ऑफ एयर। ठीक, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा रोस्टिंग, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 है। प्रोसेस फॉर द कॉमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ नाइट्रिक एसिड इज। नाइट्रिक एसिड को बनाने के लिए कॉमर्शियल मेथड का इस्तेमाल कौन सा किया जाता है? तो ऑप्शन होता है ओस्टवाल्ड प्रोसेस। ठीक, हैबर्स प्रोसेस में क्या होता है कि अमोनिया को बनाया जाता है, जैसे कि N2 प्लस H2 ये रिएक्शन करके बना लेते हैं NH3। ठीक, इन द प्रेजेंस ऑफ Fe कैटलिस्ट और मॉलिब्डेनम प्रोमोटर के प्रेजेंस में। तो इसमें अमोनिया बनाए जाते हैं और इसमें नाइट्रिक एसिड का फॉर्मेशन इसी में होता है ओस्टवाल्ड प्रोसेस में। कांटेक्ट प्रोसेस में H2SO4 का फॉर्मेशन किया जाता है। ठीक, और डेकन्स प्रोसेस में अल्कली मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए इसको इस्तेमाल हम लोग करते हैं। अगला हमारा है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Cu2 प्लस आयनिस। तो इनका करेक्ट ऑप्शन है बी। ठीक, जैसे कि कॉपर का अगर हम कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं तो कॉपर 29 ये एक्सेप्शन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है जिसमें 3d10 और 4s1 होता है। इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल के सोचेंगे तो हमारा हो जाएगा 3d9 4s0, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे लिखा हुआ है कि डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल इज गिवन बाय द फार्मूला। तो सीधा फार्मूला याद रखें, इनके लिए होता है Z mm या m डिवाइडेड बाय AQ और Na। तो ये कहां पर है? ऑप्शन नंबर सी में है, तो ये आंसर हो जाएगा। आगे हम लोग एक क्वेश्चन देख रहे हैं, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है, थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन माना जाता है इसको, तो ध्यान दीजिए। लिखा हुआ है कि एन आयनिक कंपाउंड हैज ए यूनिट से consisting of A ion at the corner of Q and B ion at the center of the faces
ऑफ द क्यूब। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होगा, ए हमारा क्या है, कोना पे है, तो कोना कितना है, 8 कॉर्नर्स होते हैं और कॉर्नर्स का कंट्रीब्यूशन 1/8 होता है, तो ये 1 होगा। और बी क्या है, बी ये फेसेस में है, तो फेस हमारा टोटल 6 होता है और फेस का कंट्रीब्यूशन 1/2 होता है, तो 3 होगा, यानी कि हमारा फॉर्मूला हो जाएगा AB3। तो AB3 हमारा ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन किस पे डिपेंड करती है। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो सॉल्यूशन डिपेंडेंट होती है वो किस पे डिपेंड करती है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, या हम लोग बोल सकते हैं अमाउंट ऑफ पार्टिकल। तो हमारा अभी तो ऑप्शन है नंबर ऑफ पार्टिकल्स, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कि ऑन एडिशन ऑफ ग्लूकोज इन वाटर बॉइलिंग पॉइंट विल बी। तो ग्लूकोज हमारा नॉन वोलेटाइल है, तो नॉन वोलेटाइल सॉलिड को जब भी हम लोग सॉल्वेंट में ऐड करेंगे तो उसकी बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगी, तो ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। अगला क्वेश्चन है कि फॉर द हाफ सेल रिएक्शन दिया हुआ है और इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल पूछ रहा है। तो हम लोग देख रहे हैं कि Ag प्लस से Ag में जा रहा है, तो इसके लिए वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करते हैं। Ag प्लस से जा रहे हैं Ag में माइनस 591 डिवाइडेड बाय, यहाँ पर कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन, तो 1 से डिवाइड कर देंगे, v log, है ना। राइट साइड पहले लिखते हैं, तो ये सॉलिड है, सॉलिड के लिए 1 लिखा जाता है, और फिर लेफ्ट साइड लिखते हैं, तो इधर एक्वस लिखा हुआ है, मतलब इसका कॉन्सेंट्रेशन यूज कर रहा है। इसका वैल्यू गिवन है, यहाँ पर गिवन है वैल्यू, तो वैल्यू आपका है प्लस में 0.80 वोल्ट माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाय 1 v log, ऊपर में है 1 और कॉन्सेंट्रेशन है 0.1, यानी कि हो जाएगा 0.1 यानी कि 10 का पावर -1। इसको ऊपर ले जाते हैं, तो प्लस 0.80 वोल्ट माइनस 0.0591 भी log 10 हो जाएगा, और log 10 का वैल्यू 1 होता है, तो हो जाएगा प्लस 0.80 भी माइनस 1 हो जाएगा, तो 0.0591 वोल्ट। इसको सॉल्व करिएगा तो आंसर आ जाएगा प्लस 0.741 वोल्ट, यानी ये प्लस में होगा, ये आंसर हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है कि हाउ मेनी कूलम्स ऑफ चार्ज इज रिक्वायर्ड फॉर रिडक्शन ऑफ 1 मोल ऑफ Al3 से जा रहा है Al में। तो हम लोग देख रहे हैं कि जब भी Al3 से जा रहा है Al में, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि 3 मोल इलेक्ट्रॉन ले रहा है। तो जब भी चार्ज को डिफाइन किया जाता है, तो जब भी कूलम्बिक चार्ज को डिफाइन किया जाता है, तो 1 मोल के लिए डिफाइन किया जाता है, और 1 मोल के लिए वैल्यू होता है 96,500, और यहाँ पर कितना मोल इलेक्ट्रॉन है, 3 मोल इलेक्ट्रॉन है, तो 96,500 को हम लोग गुना कर देंगे 3 से, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर सी हो जाएगा। ठीक, यहाँ देख लेंगे, अगर मान लेते हैं कोई दूसरा रहता, तो जो भी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आते उस नंबर से हम लोग गुना कर देते हैं, तो आंसर आ जाता है। अगला 28 नंबर क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आयन गिव्स ब्राउन रिंग टेस्ट। तो ये नाइट्रेट आयन देता है। अगर आपसे इसी में पूछ ले कि ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स क्या है, FeH2O का होल 5 NO और ब्रैकेट के बाहर SO4। ठीक, तो ये आपका ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स है, जिसमें से Fe का +1 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। तो ऐसे भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये हम याद कर लेंगे। आगे लिखा हुआ है कि कैटलिस्ट यूज इन हैवर्स प्रोसेस। तो हम आपको अभी बताए थे कि हैवर्स प्रोसेस क्या है, N2 और H2 रिएक्ट करके बनाते हैं NH3 अमोनिया। दिस प्रोसेस इज हैवर्स प्रोसेस, जिसमें Fe कैटलिस्ट के रूप में इस्तेमाल करते हैं और MO को प्रोमोटर के रूप में इस्तेमाल करते हैं। तो बैलेंसिंग के लिए हम लोग यहाँ पे 3 लगा देंगे, तो आंसर हो जाएगा हमारा Fe। अब हमारा इसमें से 30 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं, जिसमें से क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लोवेस्ट बॉइलिंग पॉइंट। तो आप बॉइलिंग पॉइंट का सीक्वेंस का ऑर्डर ये याद करें, है ना।
सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट होती है pH3 का, चूंकि हम लोग जानते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट इज इक्वल टू या फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास। ये मॉलिक्यूलर मास पे डिपेंडेंट होती है और केवल यही तक सीमित नहीं है, ये बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है वैन डर वाल्स फोर्स के। तो हमको सारा फैक्टर देखने के बाद डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन सा आंसर होगा। तो ये करेक्ट इन द सीक्वेंस होता है। तो बोलता है सबसे कम किसका है, तो pH3 का सबसे कम है। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट वाला। अगला हमारा क्वेश्चन है 31। ये लिखा हुआ है कि यहाँ पर बेंजीन में लगा हुआ है अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, इनका रिएक्शन हम लोग करा रहे हैं Cl2 के साथ। तो जब भी हम लोग Cl2 के साथ रिएक्शन कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो सनलाइट के प्रेजेंस में अगर हम लोग ऐसा कराएंगे तो हमारा जो ये प्रोडक्ट होगा, तो एक पॉसिबिलिटी यहाँ है कि Cl इस जगह पे आ सकता है या तो यहाँ पे आ सकता है, जब भी हम लोग HNu के प्रेजेंस में कराएंगे जब, ठीक। तो यहाँ पर जब आएगा तो ये मेजर प्रोडक्ट बनेगा और यहाँ पे आएगा तो माइनर प्रोडक्ट बनेगा। तो हमारा मेजर प्रोडक्ट तो ये दिया हुआ है, माइनर भी दिया हुआ है। तो जब दोनों ही प्रोडक्ट हो मेजर और माइनर, तो हम लोग क्या करते हैं कि मेजर को टिक करते हैं, तो हमारा ऑप्शन ए नंबर हो जाएगा। 32 नंबर वाला क्वेश्चन देखिए, इसमें से क्या है कि HI का एडिशन कराना है डबल बॉन्ड पे। तो डबल बॉन्ड पे जब भी हम लोग HI या HX का एडिशन हम लोग कराना चाहें, तो हम लोग देखते हैं कि इस कार्बन पे जहाँ पे डबल बॉन्ड है उसी जगह पे किनके पास ज्यादा हाइड्रोजन है, तो देखते हैं तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन आपको दिखाई देता है। तो जहाँ ज्यादा हाइड्रोजन है वहीं पे हम लोग हाइड्रोजन को लगा देंगे, यानी इसी जगह पे एक H लगा देंगे इस तरह से, या फिर इसी को मैं डबल बॉन्ड हटा करके दिखाऊं, यहीं पर हम लोग H लगा देंगे और जहां पर कम हाइड्रोजन है वहां पर I लगा देंगे। तो इसी जगह पे I वाला लगा हुआ कोई ग्रुप है, यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ये हो जाता है A, है ना। तो ये सही हो जाएगा। उसके बाद हमारा है कि ये साइक्लोहेक्सिन है, साइक्लोहेक्सिन में Br2 को जोड़ रहे हैं, तो क्या करना है, सीधा डबल बॉन्ड को हटा देना है और Br को जोड़ देना है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए। आगे देखिए लिखा हुआ ब्यूटेन-2-ऑल। तो ब्यूटेन-2-ऑल पहले स्ट्रक्चर बना लीजिए, 1 2 3 4 कार्बन लगा दीजिए, जहां पर 2 जगह कार्बन नंबर 2 पे OH लगा दीजिए और बकिया बॉन्ड डाल करके पूरा कर दीजिए। तो बोलता है ये कितना डिग्री अल्कोहल है, तो इसको देखा जाए तो ये 2 कार्बन से लगा हुआ है, इसका मतलब है कि 2 डिग्री अल्कोहल है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन मॉडल सेट 1 का हम लोग देख रहे हैं, जिसमें से फिनॉल है। ये फिनॉल का रिएक्शन अल्काइल हैलाइड के साथ कराया जा रहा है। तो जब भी ऐसा फिनॉल का हम लोग रिएक्शन करा दें, फिनॉल हो और फिनॉल का रिएक्शन हम लोग करा दें, जैसे यहाँ पर X और R से, तो ये बाहर निकल जाता है और हमारा बनता है यहाँ पर ये रिंग होगा, यहाँ पे R होगा। तो यहाँ पे R के यहाँ पे क्या दिया गया है, C2H5 को। तो हमारा ऑप्शन ऐसा का ऐसा ये दिखता है, इधर है बी नंबर। तो बी नंबर हमारा ऑप्शन हो जाता है। आपको मैंने बहुत डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ करवा दिया। नेक्स्ट हम लोग जो मॉडल सेट 2 है वो तुरंत बहुत जल्दी हम लोग लेकर के आने वाले हैं। तो इसको अच्छे से देख लीजिए और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ताकि आने वाला वीडियो आपको तुरंत मिल जाए। इसी के साथ आप सभी को धन्यवाद।